हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ एन आईसी इंजन। आईसी इंजन का परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करें, और वो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं परफॉर्मेंस के आधार पर। तो परफॉर्मेंस कैसे मेजर करें, उसके लिए कई पैरामीटर्स है। तो इतने सारे पैरामीटर्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडिकेटेड पावर है, ब्रेक पावर, फ्रिक्शनल पावर, थर्मल एफिशिएंसी। इंडिकेटर थर्मल एफिशिएंसी है, फिर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, उसके बाद मैकेनिकल एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव एफिशिएंसी, देन बीएसएफसी एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ये सभी पैरामीटर्स न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप कोई कंपनी में काम करते हैं तो कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आज के वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि ब्रेक पावर कैसे मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ ब्रेक पावर बाय रोप ब्रेक डायनोमीटर। तो ब्रेक पावर मेजरमेंट का एक एक्सपेरिमेंट भी लेबोरेटरी में आता है, तो वो उसकी भी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले टॉपिक, तो पहला जो टर्म है या पैरामीटर है वो है इंडिकेटेड पावर। तो पहले ये समझते हैं इंडिकेटेड पावर है क्या। तो इंडिकेटेड पावर की डेफिनेशन है, इट इज द पावर डेवलप्ड इनसाइड द इंजन सिलेंडर। पावर इंजन सिलेंडर के अंदर जो डेवलप होता है उस पावर को हम इंडिकेटेड पावर कहते हैं। हमें पता है कि कंबशन सिलेंडर के अंदर होता है, आईसी इंजन है तो चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। और कंबशन की वजह से जो हॉट गैसेस जनरेट होते हैं वो पिस्टन को फोर्स देते हैं और पिस्टन की मूवमेंट होती है। तो जो आइडियल पावर डेवलप्ड होता है सिलेंडर के अंदर, जहां जनरेशन होता है बेसिक, उस पावर को हम इंडिकेटेड पावर कहते हैं। तो आप डेफिनेशन याद रखें, पावर डेवलप्ड इनसाइड द इंजन सिलेंडर, इट इज इंडिकेटेड पावर। अभी इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट कैसे करें, तो उसका इक्वेशन है आईपी इज इक्वल टू, शॉर्ट में हम आईपी कहेंगे, इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर भी कहते हैं, आईएचपी। तो इंडिकेटेड पावर, उसका इक्वेशन है पीएम एल ए एन डिवाइडेड बाय 60। पीएम एल ए एन डिवाइड बाय 60। अभी पीएम क्या है, एल क्या है, ए और एन की बात करते हैं। पीएम क्या है, तो पीएम मीन्स इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, और प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमें प्रेशर मिलेगा। प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, तो उसमें हमें इंडिकेटेड डायग्राम की जरूरत रहेगी। तो एरिया ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम देखिए, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम, और उसको हम स्प्रिंग स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है यूनिट, लेंथ ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम है सेंटीमीटर में, और उसको हम स्प्रिंग स्केल से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के लिए कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। तो ये कैलकुलेशन से हमें पीएम मिलेगा, और उस पीएम को सेंटीमीटर में अवेलेबल होगा तो उसको हम स्प्रिंग स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सीएम। तो सीएम सीएम चला जाएगा, तो फाइनल जो प्रेशर का यूनिट रहेगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो हमें इस तरह से आइडियल प्रेशर जिसको कहते हैं वो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर मिलेगा। अभी बात करते हैं एल की। तो एल इज स्ट्रोक लेंथ, पिस्टन की जो मूवमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम मेजर करते हैं मीटर में, तो उसका यूनिट है मीटर। ये पीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स जो है नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे तो उसमें डिटेल में हम समझेंगे। लेकिन अभी आप याद रखें, पीएम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ इंडिकेटेड डायग्राम। फिर एल जो स्ट्रोक लेंथ है, फिर बात आई ए मीन्स एरिया है, और एक बात आई एन। तो एन क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर कितने वर्किंग स्ट्रोक होते हैं उसकी बात है। तो हमें पता है कि 4 स्ट्रोक इंजन है तो उसमें वो एन डिवाइडेड बाय 2 होगा। एन मीन्स आरपीएम, क्रैंक शाफ्ट का जो रोटेशन है जो मेजर करता है
एन मीन्स आरपीएम में, तो हमें पता है कि 4 स्ट्रोक में जब 2 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं तब एक वर्किंग स्ट्रोक मिलता है, पावर स्ट्रोक। तो 2 रिवॉल्यूशन में एक है, इस 4 रिवॉल्यूशन में 2 मिलेंगे। तो मान लेते हैं, समझो कि क्रैंक शाफ्ट का जो रिवॉल्यूशन है आरपीएम 100 आरपीएम है, मीन्स 1 मिनट के अंदर 100 रिवॉल्यूशंस होते हैं। तो अगर 100 रिवॉल्यूशंस है और 4 स्ट्रोक इंजन है, तो हमें 100 पावर स्ट्रोक नहीं मिलने वाले। कितने मिलने वाले? 50, क्योंकि 2 रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक है, एक वर्किंग स्ट्रोक। तो अगर मान लो कि 100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट है, तो 1 मिनट के अंदर 100 रिवॉल्यूशंस, तो 100 डिवाइड बाय 2 मीन्स 50 पावर स्ट्रोक। और अगर 2 स्ट्रोक इंजन है तो रिवॉल्यूशंस तो 100 है, 100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो 1 मिनट के अंदर 100 रिवॉल्यूशंस, लेकिन हर एक रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक होता है, तो एन मीन्स 100 पावर स्ट्रोक मिलेंगे। तो इस तरह से आपको बात समझ में आई होगी कि जितने रिवॉल्यूशंस है 1 मिनट के अंदर, उसका आधा 4 स्ट्रोक के लिए पावर स्ट्रोक, और उसके जितना रिवॉल्यूशन है उतने ही रिवॉल्यूशन में पावर स्ट्रोक मिलते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में। तो n/2 एन एन आप याद रखेंगे। इन शॉर्ट, अगर हमें बेसिक इक्वेशन लिखना है इंडिकेटर पावर के लिए, तो 4 स्ट्रोक इंजन के लिए इक्वेशन ऐसे बनेगा, पीएम एल ए, लेकिन स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन, डिवाइडेड बाय 2, नीचे 60 तो था ही, तो पीएम एल ए एन डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 2, इट इज रिटन फॉर 4 स्ट्रोक इंजन। अगर 2 स्ट्रोक इंजन की बात है तो पीएम एल ए, लेकिन n/2 की जगह सिर्फ एन डिवाइडेड बाय 60। देखिए यहाँ कैपिटल एन है मींस वो आरपीएम है, और यहाँ स्मॉल एन जो लिखा है वो नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स है। वो आप डिफरेंस समझ में आना चाहिए। और अगर इन केस मल्टी सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर, तो उसके लिए हम इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, पी एम एल ए स्मॉल एन डिवाइडेड बाय 60 इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर। अभी 4 सिलेंडर है तो 4 सिलेंडर से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स एक सिलेंडर में जितना पावर जनरेट होता है उसका मल्टीप्लीकेशन होगा कितने सिलेंडर साथ में है। 6 सिलेंडर है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, 4 सिलेंडर है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से हम इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला पैरामीटर, इंपॉर्टेंट पैरामीटर कह सकते हैं, वो आईपी है, इंडिकेटेड पावर। इट इज ऑल्सो नॉन एज आइडियल पावर। आइडियल पावर जो एक्चुअल पावर अवेलेबल नहीं है लेकिन आइडियल जनरेट होता है, वो पावर। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, वो है ब्रेक पावर। अभी ये दूसरा जो टर्म है, पैरामीटर है, वो ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर की डेफिनेशन समझ ले, पावर अवेलेबल एट द इंजन क्रैंकशाफ्ट, द पावर विच इज अवेलेबल एट द इंजन क्रैंकशाफ्ट। आपको पता है कि ये सिलेंडर है हमारा और नीचे हमारा क्रैंक केस है, तो पावर अवेलेबल एट द इंजन क्रैंकशाफ्ट, यहाँ सिलेंडर के अंदर जो जनरेट हुआ वो आईपी, लेकिन उसके साथ बहुत सारी मैकेनिज्म जुड़ी हुई है। क्रैंक मींस कनेक्टिंग रोड है, फिर क्रैंक है, ये पिस्टन है। तो यहाँ जो क्रैंक शाफ्ट रोटेट होता है वो रियल मैकेनिकल एनर्जी है। तो क्रैंक शाफ्ट पर जो पावर अवेलेबल होता है, रियल पावर, दैट इज ब्रेक पावर। तो यहाँ जनरेट होता है कुछ और, मिलता कुछ और है, और मिलता जो पावर है वो कम है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लॉसेस होते हैं, वो फिल्टर करते करते यहाँ जो एक्चुअल पावर अवेलेबल है वो ब्रेक पावर है। तो आप सिंपली याद रखें, ब्रेक पावर मीन्स एक्चुअल पावर और इंडिकेटेड पावर मीन्स आइडियल पावर। तो पावर अवेलेबल एट द इंजन क्रैंकशाफ्ट, वो बाद में वो व्हील को घुमाता है या फ्लाईव्हील भी घूमता है, वो हमारा ब्रेक पावर है। एंड इट इज मेजर्ड बाय डायनेमोमीटर विथ ब्रेक अरेंजमेंट। उसको मेजर कैसे करेंगे? तो डायनेमोमीटर की हेल्प से हम ब्रेक पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ब्रेक पावर कैलकुलेट कैसे करना है, तो उसके लिए इक्वेशन है, ब्रेक पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60। 2 पाई एन, एन मीन्स आरपीएम, मीन्स स्पीड है क्रैंकशाफ्ट की, एंड टी मीन्स टॉर्क। टी है तो वो टॉर्क है, और टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क का अल्टीमेट इक्वेशन है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो फोर्स है वो न्यूटन में है और रेडियस मेजर होगी मीटर में।
तो फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू रेडियस डिस्टेंस, उसको हम टॉर्क कहेंगे। तो ब्रेक पावर कैलकुलेट करते हैं 2 पाई nt डिवाइडेड बाय 60, ए इक्वेशन है। तो ये ब्रेक पावर की बात हुई। अभी ये पैरामीटर्स की बात करते करते मैं बीच में एक डिटेल टॉपिक ले रहा हूं। ऑफ कोर्स वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक आपका लेबोरेटरी क्लास में एक्सपेरिमेंट भी है, और कई बार एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है कि हम ब्रेक पावर मेजर कैसे करें। तो ब्रेक पावर मेजर करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट होता है या जो प्रैक्टिकल डिवाइस है, उसकी मदद से हम ब्रेक पावर कैलकुलेट करते हैं, और वो है रोप ब्रेक डायनोमीटर। डायनोमीटर यूज करके हम ब्रेक पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिटेल एक्सपेरिमेंट मैं पैरेलल साथ में ही समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप देख लीजिए, यहां मैंने फिगर दिखाई है। तो पहले फिगर समझ लेते हैं। फिगर में है क्या, बीच में जो है वो सेंटर शाफ्ट है। ये जो मैंने येलो कलर से यहाँ दिखा रहा हूं वो सेंटर शाफ्ट है। मान लो कि ये क्रैंक शाफ्ट है, तो क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन मिलता है, और क्रैंक शाफ्ट ऊपर ही फ्लाईव्हील जुड़ा हुआ है, फ्लाईव्हील इज अटैच्ड। तो यहाँ कौन से पार्ट्स यूज हुए हैं? सबसे पहले तो ये रोप है, ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है, दिस इज रोप। और रोप जो है उसका डायमीटर हमें दिया है। जो रोप है उस उसका जो डायमीटर है, वो डायमीटर को हम इंडिकेट करेंगे स्मॉल डी से। स्मॉल डी मीन्स डायमीटर ऑफ रोप। अभी ये रोप जो है वो लिपटा हुआ है पुली पर। ये जो सेंटर शाफ्ट है उस पर पुली लगाई हुई है। पुली मान लो या फ्लाईव्हील मान लो, और उस फ्लाईव्हील ऊपर ये रोप लपेटा हुआ है, तो रोप जुड़ा हुआ है। और रोप स्लिप ना हो इसलिए साथ में वुडन ब्लॉक भी रखे हुए हैं। तो वुडन ब्लॉक की वजह से रोप जो है वो फ्लाईव्हील या पुली पर स्लाइडिंग नहीं हो सकता। तो ये अरेंजमेंट हुई। अभी जैसे समझो कि हमने इंजन ने पावर जनरेट करना स्टार्ट किया, तो इंजन पावर जनरेट करेगा तो शाफ्ट घूमेगी, क्रैंक शाफ्ट के साथ ये फ्लाईव्हील कहो या पुली कहो, वो भी रोटेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो पुली विल ऑल्सो रोटेट, और पुली जो रोटेट होती है या फ्लाईव्हील रोटेट होता है, उसको अगर हम रोप से फ्रिक्शन लगाने का प्रयत्न करें तो उसकी मदद से हम टॉर्क मेजर कर सकते हैं। तो रोप लपेटा हुआ है, रोप के दो एंड है। एक एंड पर स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ है, एंड इट इज एक्टिंग इन द अपर डायरेक्शन। और नीचे यहाँ वेट्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दूसरे एंड पर वेट्स लगाए हुए हैं। अभी मान लो कि ये पुली ये डायरेक्शन में घूम रही है। हाँ, डायरेक्शन कहे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पुली रोटेट हो रही है। तो इनिशियली इमेजिन करते हैं कि कोई लोड नहीं है। लोड नहीं है तो ये पुली या जो आरपीएम है वो एज इट इज रहेंगे। वो आरपीएम की मदद से ये ऊपर की साइड आपको रोप को खिसकती जाएगी। लेकिन जैसे मैंने यहाँ वेट लगाना स्टार्ट किया, समझो कि पहला वेट मैंने 5 kg का लगाया। अभी वेट का इफेक्ट क्या होगा, ये रिवॉल्यूशन तो ये डायरेक्शन में है, लेकिन वेट की मदद से और वेट की वजह से इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है रोप ये पुली को घुमाने के लिए। तो पुली जिस डायरेक्शन में घूम रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट की वजह से कुछ ना कुछ फ्रिक्शन मिलता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से स्पीड इंजन की कम होती है। तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट वी कैन मेजर दी ब्रेक पावर। तो एक जितनी भी फ्रिक्शन लगी उसकी वजह से उसकी स्पीड कम हुई, और उसकी मदद से हम उसका टॉर्क मेजर कर सकते हैं। धीरे धीरे हम वेट बढ़ाते जाते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ स्पीड भी कम होती जा रही है। और एक लेवल पर जब हम वेट बढ़ा रहे हैं, एक लेवल ऐसा आता है कि स्पीड बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, और उस फ्रिक्शन को हम टॉर्क की मदद से मेजर करते हैं। तो ये अरेंजमेंट है डायनेमोमीटर की। क्या करते हैं हम यहाँ टर्मिनोलॉजी में समझ लेते हैं। कैपिटल डब्ल्यू जो है वो डेड वेट है, वो यहाँ हम लगाते हैं, दिस इज डब्ल्यू।
एस जो है वो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग है, इट इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग है एस, दिस इज एस, और वो न्यूटन में है, ये भी न्यूटन में है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, डब्ल्यू माइनस एस। जब भी डब्ल्यू ज्यादा होगा तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स वो हमारा नेट फोर्स होगा, डब्ल्यू माइनस एस। अभी आरबी क्या है, इफेक्टिव रेडियस ऑफ ब्रेक ड्रम, इफेक्टिव रेडियस ऑफ ब्रेक ड्रम, एंड इट इज रिटन एज डी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू। ये कैसा है समझ लेते हैं। ये शाफ्ट पर जो लगाया हुआ जो व्हील है, जिसको हम फ्लाई व्हील भी कहते हैं या ड्रम भी कहते हैं, तो ये ड्रम जो है उसका डायमीटर या उसकी रेडियस, तो उसको उस रेडियस को हम कहेंगे कैपिटल आर, और रोप की रेडियस है उसको हम कहेंगे स्मॉल आर। तो सेंटर से जब हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो सेंटर से यहां तक की रेडियस तो कैपिटल आर, और फिर रोप की रेडियस तो आर प्लस आर, ऐसा हुआ। अभी आर मीन्स क्या, डी डिवाइडेड बाई टू, और स्मॉल आर मीन्स क्या, स्मॉल डी डिवाइडेड बाई टू। तो इट इज डी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू। ये जो रेडियस हुई, देखो यहां से यहां तक का कैपिटल आर, और अंदर वाला जो रोप का रेडियस है वो स्मॉल आर, तो डी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू वो हमारी इफेक्टिव रेडियस होगी आर बी। डी क्या है, तो डी है ब्रेक ड्रम डायमीटर, स्मॉल डी क्या है, वो रोप डायमीटर है, और नेट लोड या नेट फोर्स जो लगता है वो डब्ल्यू माइनस एस, जो हमने यहां बताया डब्ल्यू माइनस एस है। अभी ब्रेकिंग टॉर्क कैसे मेजर करेंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मीन्स कितना, नेट फोर्स डब्ल्यू माइनस एस, और रेडियस कितनी, आरबी। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे टॉर्क देगा, और हमारा ब्रेक पावर का इक्वेशन था 2 π n t डिवाइडेड बाय 60, और उसको 1000 से डिवाइड करता हूं तो किलोवाट में वो पावर मिलेगा। अभी टॉर्क मीन्स क्या है, डब्ल्यू माइनस एस इंटू आरबी, तो वो मैंने टॉर्क का इक्वेशन यहां लिख दिया, डब्ल्यू माइनस एस इंटू आरबी मल्टीप्लाइड बाई 2 π n, ये 2 π n, और डिवाइडेड बाई 60,000। सो दिस कैलकुलेशन विल गिव अस ब्रेक पावर इन किलोवाट, और ये कैलकुलेट करके हम ब्रेक पावर मेजर करेंगे। मींस डायनेमोमीटर की मदद से हम ब्रेक पावर मेजर कर सकते हैं जब हमारे पास ये रिजल्ट्स होने चाहिए, वेट का एस्टिमेशन होना चाहिए, एस होना चाहिए, और साथ में इफेक्टिव रेडियस होनी चाहिए। तो एट एवरी पॉइंट वी कैन मेजर दी ब्रेक पावर। ग्रेजुअली जब आप लोड लगाते जाते हैं 5 kg 10 kg, तो 5 kg पर कितना ब्रेक पावर होता है, 10 kg पर कितना ब्रेक पावर मिलेगा, हर वक्त हम ब्रेक पावर मेजर कर सकते हैं। तो ये सेटअप आपको समझ में आया होगा। इट इज अ सेपरेट टॉपिक, लेकिन मैंने ब्रेक पावर के साथ ही उसको जोड़ लिया है तो आपको सही ढंग से समझ में आए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की। तो तीसरा जो पैरामीटर है, परफॉर्मेंस पैरामीटर, वो है फ्रिक्शनल पावर। हमने इंडिकेटर पावर समझा, हमने ब्रेक पावर समझा, अभी बात है फ्रिक्शनल पावर की। इंडिकेटर पावर मीन्स ज्यादा पावर जो सिलेंडर के अंदर डेवलप होता है, ब्रेक पावर मीन्स रियल पावर अवेलेबल जो होता है क्रैंकशाफ्ट पर। तो पावर डेवलप तो ज्यादा होता है, मिलता कम है, तो बीच में जो पावर लॉस होता है वो फ्रिक्शनल पावर है। जो पावर लॉस होता है वो फ्रिक्शनल पावर है। मीन्स फ्रिक्शनल पावर का इक्वेशन कैसे बनेगा, एफ पी इज इक्वल टू आई पी माइनस डी पी, इंडिकेटर पावर माइनस ब्रेक पावर। और ये पावर लॉस क्यों होता है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर जो पावर जनरेट हुआ और क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचता है तो बीच में बहुत सारे पार्ट्स या कंपोनेंट्स आ जाते हैं, और हर रोटेटिंग पार्ट्स है या हर मूवमेंट वाला जो पार्ट्स है, चाहे वाल गियर मैकेनिज्म हो, फिर लुब्रिकेटिंग पंप हो, फ्यूल पंप हो, ये सबको चलाने के लिए जो पावर कंज्यूम होता है वो फ्रिक्शनल पावर है। तो फ्रिक्शनल पावर इज ड्यू टू वेरियस लॉसेस, और इसकी वजह से ब्रेक पावर इज लेस। इंडिकेट पावर जितना जनरेट होता है इतना कम इतना परफेक्ट मिलता नहीं है। ब्रेक पावर कम क्यों मिलता है, तो इट इज ड्यू टू फ्रिक्शनल पावर। और ये फ्रिक्शनल पावर खर्च कहाँ होता है, तो टू रन वेरियस पार्ट्स लाइक फ्यूल पंप, लुब्रिकेटिंग पंप, वाल्व्स ओपन क्लोज करने के लिए, मीन्स कंप्लीट जो वाल्व गियर मैकेनिज्म है, पुश रोड, रॉकर आर्म, कैम शाफ्ट, कैम फॉलोअर,
तो ये सभी को चलाने के लिए कुछ न कुछ पावर खर्च होता है, और वो जो खर्च है उसको हम फ्रिक्शन की तरह ट्रीट करते हैं, और वो जो पावर है वो फ्रिक्शनल पावर है। कहने का मतलब, ब्रेक पावर और फ्रिक्शनल पावर दोनों को एडिशन कर दे तो हमें आईपी मिलेगा, इंडिकेटर पावर मिलेगा। तो ये तीसरा पैरामीटर है, फ्रिक्शनल पावर। आई होप इट इज क्लियर इन योर माइंड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, थर्मल एफिशिएंसी। आईसी इंजन की थर्मल एफिशिएंसी हम कैसे मेजर करेंगे? तो कोई भी एफिशिएंसी का इक्वेशन है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट मीन्स क्या? कितना वर्क जनरेट हुआ। इनपुट क्या? तो यहाँ थर्मल एफिशिएंसी बात है, तो थर्मल मीन्स कितनी हीट हमने दी, तो हीट सप्लाइड कितना हुआ, और सामने हमें वर्क आउटपुट कितना मिला, वो हमें थर्मल एफिशिएंसी से मेजर कर सकते हैं। तो ईटा टी एच, थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। अभी जब बात करते हैं थर्मल एफिशिएंसी, तो वो दो प्रकार की है, तो दोनों अलग मैंने कैटेगराइज किया है। एक का नाम है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटा आई टी एच, और दूसरा है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, जिसको हम मेजर करेंगे ईटा बी टी एच। इंडिकेटेड पावर पर जो डिपेंडेंट है वो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, तो उसका इक्वेशन कैसे बनेगा? ईटा आई टी एच इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड कितना? मास ऑफ फ्यूल सप्लाइड, और उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो ये जो रेशियो मिलेगा वो हमें ईटा आई टी एच देगा। देखिए, ऊपर तो वर्क आउटपुट मीन्स इंडिकेटेड पावर, हीट सप्लाइड मीन्स कितना फ्यूल आपने सप्लाई किया, और वो यूनिट होगा केजी पर सेकंड में। कैलोरीफिक वैल्यू उस फ्यूल की, सपोज इट इज पेट्रोल, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। डीजल होगा तो डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू होगी, और उसका यूनिट होगा किलो जूल पर केजी। अभी देखो, केजी केजी कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या मिला? किलो जूल पर सेकंड। तो किलो जूल पर सेकंड मीन्स किलोवाट, ऊपर भी किलोवाट, तो किलोवाट किलोवाट कैंसिल हो जाएगा, तो एफिशिएंसी हमें डायमेंशन लेस मिलेगी, मीन्स कोई यूनिट नहीं होगा। तो वो हमें 80%, 90%, 0.8, 0.3, 0.4, डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू वी विल गेट द ईटा आई टी एच। सिमिलरली ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ईटा बी टी एच मीन्स ब्रेक पावर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मास ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो ये दोनों इक्वेशन भी आपको समझ में आ गए होंगे। आईपी डिवाइडेड बाय एम एफ इंटू सीवी। एम एफ इंटू सीवी मीन्स इट इज हीट सप्लाई, कितना फ्यूल आपने सप्लाई किया और उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो उसकी मदद से हम हीट सप्लाइड वाला सेगमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक सेपरेट पैरामीटर था थर्मल एफिशिएंसी, और थर्मल एफिशिएंसी बात आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी यहाँ भी आउटपुट अपॉन इनपुट है, लेकिन मैकेनिकल एफिशिएंसी मींस इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर। एक्चुअल पावर कितना मिला और कितना आइडियल पावर जनरेट हुआ, ये दोनों का जो रेशियो है, हमें पता है कि आईपी ज्यादा है, बीपी हमें कम मिला ब्रेक पावर, तो ये दोनों का रेशियो जो है वो मैकेनिकल एफिशिएंसी। क्योंकि मैकेनिकल अरेंजमेंट की वजह से हमें आपका मैकेनिकल अरेंजमेंट या मैकेनिज्म जो है कितना पावरफुल है, कितना ज्यादा लॉसेस लेता है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होगी। अगर रोटेटिंग पार्ट्स और अगर सिंपल स्ट्रक्चर है तो मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी मींस इट डिपेंड्स अपॉन दी पार्ट्स अरेंजमेंट, पार्ट्स कितना पावर कंज्यूम करते हैं। अगर वो फ्रिक्शनल पावर ज्यादा होगा तो ब्रेक पावर आपको कम मिलेगा, ब्रेक पावर आपको कम मिला मींस मैकेनिकल एफिशिएंसी कम मिलेगी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इस तरह से मेजर करते हैं। उसको मेजर करने का दूसरा इक्वेशन भी है, वो सिमिलर है, ईटा बी टी एच डिवाइडेड बाई ईटा आई टी एच, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। या एक तीसरा भी इक्वेशन है, अगर न्यूमेरिकल में इस प्रकार का प्रॉब्लम दिया है तो मीन इफ मींस ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन्स ब्रेक वाला ऊपर रहेगा, इंडिकेटेड वाला पैरामीटर नीचे रहेगा। तो कोई भी इक्वेशन यूज करके हम ईटा एम कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरलाइज इक्वेशन जो यूज होता है वो ये है, ईटा एम इज इक्वल टू ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। तो ये आप याद रखें।
अभी नेक्स्ट एक और पैरामीटर है रिलेटिव एफिशिएंसी, कंपैरिजन वाली एफिशिएंसी कह सकते हैं, रिलेटिव एफिशिएंसी। तो रिलेटिव एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। eta r is equal to eta ith divided by eta a. ith means indicated thermal efficiency and a means air standard efficiency. गैस साइकिल हम जो शुरुआत में बात की थी चैप्टर में, वहां हमने एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी की बात की थी। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी वो डिनोमिनेटर में आएगा, ईटा आई टी एच न्यूमरेटर में लिखेंगे और हमें रिलेटिव एफिशिएंसी का टर्म मिलेगा। तो ये नेक्स्ट पैरामीटर है। अभी आगे बात करते हैं एक और पैरामीटर की, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, जिसको शॉर्ट में हम BSFC कहते हैं, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। स्पेसिफिक वर्ड पर से पता चलेगा, जब आप स्पेसिफिक यूज करते हैं तो पर यूनिट आएगा। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम पर आवर पर यूनिट ब्रेक पावर। कितना मास आप कंज्यूम करते हैं फ्यूल का एक घंटे में टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट ब्रेक पावर, ऐसा इक्वेशन बना। कितना फ्यूल का मास आप कंज्यूम करते हैं एक घंटे के अंदर टू जनरेट 1 किलोवाट ब्रेक पावर। तो BSFC का इक्वेशन बना मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम केजी पर आवर डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर किलोवाट में, और उसका यूनिट फाइनली मिलेगा केजी पर किलोवाट आवर। तो उस पर से हम ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, BSFC। अभी बात करते हैं आगे वाले पैरामीटर्स की, मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब क्या? कई बार वाइवा में टीचर या फैकल्टी क्वेश्चन करते हैं कि मीन इफेक्टिव प्रेशर को एक्सप्लेन कीजिए। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर की डेफिनेशन ये है, इट इज द हाइपोथेटिकल एवरेज प्रेशर which if acted on the piston during the expansion stroke, it will produce same power output as produced during actual cycle. अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअल साइकिल में जो पावर जनरेट होता है वो तो जनरेट हो गया, लेकिन वो जनरेट करने के लिए इफेक्टिव प्रेशर क्या होना चाहिए? तो ये इमेजिनरी प्रेशर है। और एक इमेजिनरी प्रेशर एक ऐसा है कि समझो कि वो प्रेशर पिस्टन पर लगता तो उसकी वजह से भी उतना ही पावर जनरेट होता जितना अभी एक्चुअल साइकिल में जनरेट हुआ है। मेरी बात समझ लो फिर से। जो पिस्टन नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, जिसको हम एक्सपांशन स्ट्रोक कहते हैं, तो पावर जनरेट होता है। तो वो पावर जनरेट करने के लिए पिस्टन पर कोई प्रेशर होगा। जो प्रेशर हम मेजर करते हैं या इमेजिन करते हैं, वो जो प्रेशर है इमेजिनरी प्रेशर, हाइपोथेटिकल प्रेशर, अगर वो यूनिफॉर्म लगता तो उसकी वजह से भी उतना ही पावर जनरेट होता। उस प्रेशर को हम कहते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो PM इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इट इज कैपिटल W डिवाइडेड बाय VS, दिस विल गिव अस PM, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ये पैरामीटर था IC इंजन का, और यहां सभी पैरामीटर्स कंप्लीट हो गए। हमने कितने सारे पैरामीटर्स डिस्कस किए? इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, फिर बीच में हमने एक अलग सा टॉपिक ले लिया ब्रेक पावर और मेजर कैसे करते हैं, वो रोक ब्रेक डायनेमोमीटर वाला। फिर हमने थर्मल एफिशिएंसी समझा। थर्मल एफिशिएंसी के दो प्रकार है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, वो भी समझ लिया। फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी, फिर रिलेटिव एफिशिएंसी, फिर ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, और लास्ट में मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ये सभी पैरामीटर्स और टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। आई होप कोई डाउट नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे मोस्टली, और वो न्यूमेरिकल्स में हमें ये सभी पैरामीटर्स की जरूरत रहेगी। तो कोई डाउट है अभी तक तो कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज
मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।